गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर पीस की, जो आपके पॉलिटिकल साइंस थ्योरी क्लास 11th का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? पीस। तो पीस कहते किसे हैं? पहले तो क्वेश्चन ये है कि पीस हम कहते किसे हैं। तो पीस की सिंपल डिफिनेशन क्या होती है? अब्सेंस ऑफ वार। मतलब क्या हो, जहां पर वार ना हो वहां पर क्या होगी? पीस मेंटेन होगी। मास्टर सच टाइप आप कहता है एक्टिविटीज आर कॉल्ड पीस। मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी जहाँ पर युद्ध हो रहे होंगे, कुछ भी होगा, तो हम उसे पीस कैसे कह सकते हैं? तो क्या है, जहाँ पर वार नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। जहाँ पर कोई दंगे वगैरह, कोई मास केयर वगैरह नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। वार एंड पीस कहते हैं टू साइड ऑफ वन कॉइन। कहते क्या है, जो वार एंड पीस है वो क्या होता है? एक सिक्के के कह सकते हैं दो कॉइन्स होते हैं। यानी कि जहां हमें क्या करना पड़ेगा, वार एंड पीस साथ साथ चलते हैं। कहने का मतलब ये, अगर पीस को मेंटेन करना होगा तो वार भी जरूरी हो जाता है। और वार के लिए, वार होगा तो हम पीस को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे अगर अभी बात की जाए, यूक्रेन एंड रसिया का जो युद्ध चल रहा है, अभी यूक्रेन एंड रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध किस लिए चल रहा है? वो पीस को मेंटेन करना। पीस कैसे? जैसे रसिया ने कहा कि यूक्रेन, यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द नाटो, कि आपको नाटो का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन क्या करना चाह रहा था? वो नाटो का पार्ट बनना चाह रहा था। तो किसी भी तरह से अगर वो नाटो का पार्ट ना बनता, तो हो सकता था वहां पर पीस मेंटेन रही आती, वैसे कंट्री चलती रहे आती। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जैसे ही उसने क्या कर दिया, नाटो का पार्ट बनने की कोशिश की, रसिया ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया उस पर। और होता क्या है, पीस में जो बड़े स्टेट कह सकते हैं, जो पावरफुल कंट्रियां होती हैं, जिनके पास में पावर होता है, जिनके पास में क्या होता है? जिनके पास में पावर होता है। जो पावरफुल कंट्रियां होती हैं, जो पावर वाली कंट्रियां होती हैं, वो छोटे छोटे यानी कि स्मॉल जो कंट्रियां होती हैं, उन पर क्या करती हैं? अपना पावर शो करने लग जाती हैं। और उन पर क्या करती हैं? अटैक करके उनको अपने अंडर में लेना चालू कर देती हैं। जिसी तरह देखा होगा, बहुत इसके पहले जो भारत भी लगभग 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों का, वो किसका रिजल्ट रहा? इसी का रिजल्ट रहा। क्योंकि किसी न किसी तरह से पावरफुल कंट्रियां क्या करती हैं? छोटी कंट्री को अपने अंडर में लेने की कोशिश करती हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे यूक्रेन ने क्या करें, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रसिया ने, तो अब रसिया करेगा क्या? अल्टीमेटली बाद में क्या होगा, जब भी इनके बीच में युद्ध खत्म होगा तो क्या होगा? तो युद्ध खत्म कैसे कैसे होगा? वार के थ्रू, क्योंकि वार चल रहा है इनके बीच में। जब युद्ध खत्म होगा तो किस क्या मेंटेन हो जाएगा? पीस मेंटेन अपने आप से हो जाएगी। क्योंकि लड़ने वाला ही नहीं रह जाएगा, सामने वाला ही खत्म कर दिया गया, तो मतलब अब वार किस बात पे? जब वार ही नहीं रह जाएगी तो क्या रह गया? पीस अपने आप आ गया। तो इसीलिए कुछ बहुत सारे फिलोसफर निकल कर आए, उन्होंने क्या कहा, एडवोकेट करते हैं किसके लिए? वार के लिए। और वार को क्या करते हैं? बहुत मेन मानते हैं। जैसे कि उनमें से एक आप की बुक में दिया गया है, फेडरिक नेट से करके एक व्यक्ति दिए गए हैं, उन्होंने ग्लोरीफाई किया। उन्होंने क्या कहा था? वॉज वन ऑफ दो जो ग्लोरीफाई वार। उन्होंने क्या किया था? युद्ध को क्या किया? ग्लोरीफाई किया था। नेट से कहते डिड नॉट वैल्यू पीस, वो वैल्यू नहीं देते बिल्कुल भी पीस को, बिकॉज ही बिलीव दैट द ओनली कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि युद्ध है, उसी से क्या कर सकते हैं? सिविलाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। सेवरल अदर थिंकर्स हैव कहता है सिमिलर कंडेम पीस एंड रिकमेंड कमेंडेंट कहता है स्ट्राइक है जो व्हीकल ऑफ इंडिविजुअल कहता है हीरोइज्म। और क्या करते हैं? इसको एक साथ लेकर चलने वाला। क्या मानते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वार करेंगे तो तब हम हीरोइज्म यानी अच्छा कार्य मानते हैं उसे। बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे विश्वास करते, बिलीव करते हैं इस तरह की चीजों पर, और इनको हीरोइज्म एक्टिविटी जैसे दिखलाते हैं। तो कुछ ऐसे यानी कि हमारे में फिलोसफर्स भी हैं जो ऐसे ऐसे अपने कॉन्सेप्ट रखते हैं, याद रखना। आगे देखेंगे उसमें। तो हमारा क्या था? अब्सेंस ऑफ वार, राइट, मास्टर सच टाइप ऑफ कहता है एक्टिविटी आर कॉल्ड पीस। इनको क्या कहा जाता है? पीस कहा जाता है। वार एंड पीस आर टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन। क्या कहते हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। कि क्या माना जाता है कि वार एंड पीस क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं लाइक टू लिव विद कहता है पीस। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में कैसे रहना चाहते हैं? पीस से रहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक टू कहते हैं लिव विद पीस। कौन चाहेगा वार हो सोसाइटी में? कोई नहीं चाहता कि हमारे कंट्री में क्या हो? वार हो। सब कैसे रहना चाहते हैं? पीस मेंटेन कर रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे वार जरूरी हो जाता है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा और तो कहते हैं वर्कर्स ऑफ पीस। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे देश में एग्जाम्पल्स हैं, ये कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी, हम कह सकते हैं कि इनको लेकर के भी जिन्होंने क्या किया, वार के बिना भी क्या किया? पीस को मेंटेन किया। जैसे महात्मा गांधी की बात करेंगे, इन्होंने खूब सफर किया देश को आजाद कराने के लिए। नेल्सन मंडेला ने अपने देश को, साउथ अफ्रीका को आजाद कराने के लिए बहुत से स्ट्रगल फेस की। जो व्यक्ति क्या करता है, पूरी लाइफ अपनी जेल में गुजार देता है अपने जवानी के दिन।
मार्टिन लूथर का नाम आता है, इसी तरह इन्होंने भी क्या किया, अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोल करते हैं। मदर टेरेसा के विषय में जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने कितना सारा काम किया। और क्या था, वर्कर्स ऑफ पीस। ये क्या है, वर्कर्स ऑफ पीस है, जिन्होंने किसके लिए काम किया, पीस के लिए काम किया है, कि वार से कुछ नहीं होने वाला, कि हमें क्या करना पड़ेगा, पीस को मेंटेन करना पड़ेगा, और पीस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एक शांति को बना सकते हैं वर्ल्ड में। द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स बाय अमेरिका इन जापान। क्या हुआ, आपको पता ही होगा, जैसे कि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वार सेकेंड किन के बीच लड़ा गया था, दो एलाइड के बीच में लड़ा जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वो कब से कब तक लड़ा गया था, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला आपका, वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। वर्ल्ड वार सेकेंड कब तक चला, 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चला आपको, वर्ल्ड वार सेकेंड चला था। और वर्ल्ड वार सेकेंड में एग्जाम्पल किसका आता है, कि अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, इसने एटॉमिक बम क्या कर दिए, एटॉमिक बम बना करके, एटॉमिक बम बनाकर किस पे ड्रॉप कर दिया, वो भी 6 अगस्त 9 अगस्त को। किस पर ड्रॉप कर दिया इन्होंने, किस पे ड्रॉप कर दिया, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। किसने, हिरोशिमा एंड नागासाकी में क्या कर दिया, बम ड्रॉप कर दिया। और ये प्लेस कहाँ पड़ते हैं, ये जापान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, जापान में पड़ते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर क्या किया अमेरिका ने, किस लिए, जैसे उसने क्या कर दिया, जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, जैसे इसने क्या कर दिया, बम ड्रॉप कर दिए, उसी समय वर्ल्ड वार सेकेंड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि मजबूरी में क्या करना पड़ा, अमेरिका को भी कह सकते हैं, या अपना पावर दिखाने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया, जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और उस पर क्या कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर देता है वहां पर। तो कहता है यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स बाय अमेरिका इन, कहता है जापान ऑन 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा एंड नागासाकी में उसने क्या कर दिया, इन पर अटैक कर देता है। फिर ये क्या होता था, जर्मन कहता है थिंकर्स फ्रेडरिक नीत्शे कहता है दैट अकॉर्डिंग टू हिम वार एंड कॉन्फ्लिक्ट कहता है लेड टू ऑरिजिन कहता है न्यू सिविलाइजेशन। देखो मैं आया भी एग्जांपल यहाँ पर, जर्मन थिंकर्स जो फ्रेडरिक नीत्शे उन्होंने क्या कहा था, उनके अकॉर्डिंग यही था कि वार एंड, जो अपना ओपिनियन दे देंगे, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट कहते लीड टू कहते ओरिजिन न्यू सिविलाइजेशन। इससे क्या होता है, नई सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, नई तरीके से हर चीज निकल कर आती है, उन्होंने ऐसा कहा था। एक और फिलासफर का नाम आता है, द इटालियन फिलासफर कहता है वाल्फ्रेड प्लेटो से, दैट हु यूज द कहता है पावर इन सोसाइटी दैट दे पर कहता है द रूलर्स ऑफ सच ए सोसाइटी। कौन थे इटालियन फिलासफर, वेल्फ्रेड पेरेटो जो आता है, सेज दैट हु यूज द कहता है पावर इन सोसाइटी, जो क्या करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी में, एंड दे पर कहता है द रूलर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रूलर्स बन जाते हैं ऐसी सोसाइटी के, जो जिनके पास में मसल्स पहुंच जाता हो तो क्या करते हैं, लोगों पर रूल करना चालू कर देते हैं। तो ये क्या था, कह सकते हैं एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हमें समझा कि पीस कैसे कहते किसे हैं। हमने देखा यहाँ पर महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट भी देखे थे, नेल्सन मंडेला वगैरह जो पीस को लेकर के चलने वाले होते हैं। जर्मन एंड इटालियन फिलोसफर का भी हमने व्यू देखा था, इन्होंने क्या पीस के विषय में कहा। तो ये हमारे ये क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे जो पीस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्ल मार्क्स के विषय में देखेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले हम क्या करते हैं, कुछ वर्ल्ड वार सेकेंड के विषय में और देखते हैं, कि जैसे हमने कहा था कि पीस है क्या, पीस के लिए क्या है, किस फिलोसफर ने कहा था कि पीस के लिए वार बहुत जरूरी होता है, किसकी आवश्यकता पड़ती, वार की आवश्यकता पड़ती, जब वार खत्म होगा तो दूसरे साइड से अपने आप पीस मेंटेन हो जाती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका ने कैसे जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर बम ड्रॉप करके युद्ध को खत्म कर दिया था। तो पीस तो वर्ल्ड में क्या मेंटेन हो गई, पीस मेंटेन हो गई। जो वर्ल्ड सफर कर रहा था उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड में, डिस्टर्बेंस पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था, अमेरिका की इस एक्टिविटी के थ्रू क्या हो जाता है, सारे वर्ल्ड में क्या हो जाता है, अचानक से पीस मेंटेन हो जाती है। लेकिन बहुत सारी क्लैमिटी होती है, कहाँ पे, जापान पे। जो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी की बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे होता क्या कि देखा जाएगा तो क्या, जर्मनी कहते हैं कारपेट बम कहते हैं लंदन ड्यूरिंग द कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, एंड द ब्रिटिश रिस्पॉन्स बाई कहते हैं सेंडिंग थाउजेंड्स बॉम्बर रेड्स टू अटैक ऑन जर्मन सिटीज। उन्होंने भेजे थे किस पर, रेड करने के लिए जर्मन सिटीज पर। द वार एंडेड भी कहते हैं यूएसए ड्रॉपिंग द एटम बम ऑन द जापानी सिटीज, जिससे क्या कर दी, जापानी सिटीज पर क्या कर दिया गया था, एटम बम ड्रॉप किया गया था। हिरोशिमा एंड नागासाकी एटलीस्ट कहता है 1,20,000 कहते हैं पीपल डाइड इमीडिएटली फ्रॉम द कहते हैं टू अटैक। दो अटैक करने से आप समझिए कितने लोग मारे गए उस समय, अटैक। एंड कहता है मैनी मोर डाइड लेटेड ड्यू टू कहता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। मतलब क्या करती है कि जो उसके बाद रेडिएशन निकलता है उस समय यानी कितने लोग मर गए, नियरली 90% कहता है कोई कैजुअलिटी वर्क सिविलियंस, और क्यों, जो इनोसेंट पीपल थे 95% तो वो लोग बेचारे मर गए इस एक्टिविटी से। ऐसा और भी हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल मिलता है। एग्जाम्पल किसका है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। किसकी बात करते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? मिसाइल क्राइसिस, जैसे कि हम वर्ल्ड, आप नेक्स्ट ईयर यानी इसके बाद क्लास 11 व क्लास 12 में अगर आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो किस पर स्टार्ट होता है? कोल्ड वार पर। कोल्ड वार पर स्टार्ट होता है चैप्टर, जो पहला आप कह सकते हैं। तो कोल्ड वार मतलब क्या था उसका? जो कोल्ड वार स्टार्ट कह सकते हैं 1945 से स्टार्ट हो जाता है। 1945 से देखो क्या स्टार्ट हो गया, क्योंकि युद्ध भी खत्म हो गया और एक पावर निकल कर आता है, उसका नाम क्या होता है? यूएसए। और दूसरा जो पावर निकलता है वो क्या होता है? यूएसएसआर निकलता है। तो इनके बीच में जो टेंशन कहलाती है, इनके बीच में जो टेंशन होता है, इसी को हम किसका रूप देते हैं? कोल्ड वार का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कोल्ड वार का नाम देते हैं। किसके बीच में स्टार्ट होता है? यूएसए एंड यूएसएसआर में। ये स्टार्ट कब हो जाता है? 1945 से मान सकते हैं इसको स्टार्ट होता है और 1991 में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो जाता है? जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 15 कंट्रियों में, तो कोल्ड वार अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सेकेंड पावर ने क्या कर दिया? अपने आप को गिव अप कर देता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है? कोल्ड वार अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा क्या है? एक देश है। क्यूबा क्या है? एक छोटा सा देश था। अगर देखेंगे अमेरिका के जस्ट साउथ में एक छोटा सा देश पड़ता है। तो यहाँ पर छोटा सा देश क्या है? क्यूबा है। तो हुआ क्या? रसिया ने यहाँ पर क्या एक मिसाइल लगा दिया जाता है, क्योंकि क्यूबा क्या था? ये भी एक क्या कम्युनिस्ट कंट्री थी और रसिया भी क्या था? एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट क्या हो जाते हैं? आपस में भाई भाई थे। और अमेरिका किसको फॉलो करने वाला था? डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला देश है। तो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला देश है, उसको टेंशन हमेशा बनी रहती थी कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर अटैक ना कर दे। और रसिया को टेंशन थी कि कहीं क्यूबा पे अगर अटैक कर लिया रसिया ने तो इसको अपना पार्ट बना लेगा वो। तो इसने क्या कर दिया? 1961 के आसपास क्या किया जाता है कि इसी 1961 में क्या करता है? रसिया क्यूबा पे एक मिसाइल लगा देता है। क्या करता है? एक मिसाइल लगा देता है। अब वो मिसाइल लगाने की वजह से क्या, और अमेरिका को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर मिसाइल लगा दी गई। इनको बाद में पता चलता कि मिसाइल लगाई गई है। तो जिससे क्या हो जाता है? तो 1962 के आसपास ये जो मिसाइल लगाई थी, इसी की वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है वर्ल्ड में। और इसको हम क्या नाम देते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देते हैं। लेकिन दोनों कंट्रियां आपस में लड़ाई नहीं लड़ती कि लड़ाई लड़ती हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ती, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि लगता है कि क्या होगा? युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं होता। इतना अच्छा रहा। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, जो ऐसा ये किया गया था। अब जो मीनिंग ऑफ पीस हमने देख ही लिया था कि मतलब क्या होता है पीस का, कैसे। और भी कई सारे एग्जाम्पल यानी आप लोगों की बुक में दिया गया है। रवांडा का होगा, बोस्निया दिया गया है, कई सारे ऐसे दिए गए हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्या था, अब इसको समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? एम्फसाइजेस टू कहता है नीड ऑफ सोशल चेंज एंड कहता है क्लास स्ट्रगल थ्रू तो कहता है रिवोल्यूशन। क्या कहा था? कि जितने इन्होंने कार्ल मार्क्स ने किसकी बात की थी? यानी कि जो वर्कर्स क्लास होती है, जो काम करने वाली क्लास है, उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा कि काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। और प्रॉफिट कौन ले जाता है? इंडस्ट्रिस्ट में लोग ले जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा। और क्लास किसकी है? वर्कर्स की क्लास है। और स्ट्रगल क्या हो करना पड़ेगा? इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और किनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको क्या करना पड़ेगा? उखाड़ फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत हम लोग करते हैं और प्रॉफिट कौन ले जाता है? दूसरे देश ले जाते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा? क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सके? अपने आप को सही कर सकते हैं। तो किस पर जोर देते हैं? एम्फसाइजेस नीड टू कहता है सोशल चेंज पर जोर देते हैं एंड क्लास स्ट्रगल थ्रू द कहता है रिवोल्यूशन। और कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? एक रिवोल्यूशन आएगा सोसाइटी पे। इसकी बात करते हैं। फिर स्ट्रक्चर वायलेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर वायलेंस होता क्या है? तो स्ट्रक्चर वायलेंस कहता है द सब्जेक्ट क्लास कहता है क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग कहता है सिस्टम वाइल देयर इज कहता है एराइज कॉन्फ्लिक्ट एंड क्वारल्स। कहता है सब्जेक्ट का जो क्लास क्वेश्चन करती है एग्जिस्टिंग कहता है सिस्टम, जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, देयर विल कहता है एराइज कॉन्फ्लिक्ट एंड कहता है क्वारल्स। जिससे क्या हो जाता है? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने आप से आ जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वायलेंस बनता है। फिर क्या हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है वो क्या? फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस देखते हैं। कौन से होते हैं? कास्ट सिस्टम। पहला क्या है हमारा? कास्ट सिस्टम है। ये कास्ट सिस्टम सोसाइटी में जितने तरह से है हमारे पास में ऐसी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, जो क्या करती हैं? एक बवाल अपने आप से बना देती हैं सोसाइटी में, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेस हो ही जाता है। तो इसको क्या है? कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम पहला हमारा होता है स्ट्रक्चर वायलेंस। जैसे अगर स्ट्रक्चर वायलेंस, जैसे हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, पैट्रियार्की हो गई, कम्युनलिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया। तो इस तरह हमारे क्या हैं? ये
स्ट्रक्चर वायलेंस है। फिर एक बार रिपीट करेंगे। पहला हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस कौन सा आता है? कास्ट सिस्टम। दूसरा पैट्रियार्की। तीसरा कम्युनिज्म। चौथा रेसेस। पांचवा कम्युनिज्म। तो इस तरह का ये हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस है। तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस है क्या। पहला हमारा क्या था? कास्ट सिस्टम। तो लोअर कास्ट पर क्या था? अनटचेबल। मतलब क्या था? जो लोअर क्लास होती है सोसाइटी में, उसको क्या माना जाता है? अनटचेबल माना जाता है, कि इनको छुआ नहीं जाना चाहिए। तो ये हमेशा से ये सफर करते चले आए सोसाइटी में, तो इनको क्या माना गया था? कि इनके साथ में हमेशा हमें सही करना चाहिए, हमें छुआछूत को खत्म करना चाहिए। तो कास्ट सिस्टम जैसे कि खत्म भी किया, हमारा खत्म किया गया है। जो आर्टिकल नंबर 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है? एबॉलिश करता है कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे एरिया में क्या है, ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये क्या फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है। पहला हमारा जो आता है कास्ट सिस्टम का आता है, जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम चलती है। SC ST मतलब उनको अनटचेबल जो फील कराया जाता है, उसकी बात की जाती है। दे वर नॉट कहता है इंक्लूडेड इन द कहता है मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। इनको क्या किया जाता है? सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता है। इनको क्या किया जाता है? आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, मतलब कि शहर के बाहर इनको जगह दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस कहलाता है। जिनको क्या किया जाता है? इंक्लूड नहीं करते अपनी सोसाइटी में, क्या करते हैं? इनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करते। ये क्या स्ट्रक्चर वायलेंस है। देवर कहते हैं डिनाइड टू कहते हैं एजुकेशन सोशल मोबिलिटी। इनको क्या माना जाता है? इनको एजुकेशन पूरी तरह से नहीं दी जाती। लेकिन ये पहले था। अब क्या सबको एजुकेशन भी प्रॉपर दी जाती है। लेकिन ये क्या था? आज भी कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं कि जहाँ पर इनको डिनाई किया जाता है, मना कर दिया जाता है कि इनको हम अपने साथ में बराबर में नहीं लाना चाहिए, ना लाने देते हैं। तो कुछ ऐसा आज भी हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाता है, सोशल मोबिलिटी वगैरह। 1955 का आर्टिकल 17 डील्स विद कहता है अनटचेबिलिटी। इसलिए 1955 में जो एक आर्टिकल बना है कि व्यवस्था की जाती है, इस पर और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि आप उसको किसी के कास्ट से भी नहीं बुला सकते हैं। आपके साथ में क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा कितने एक्शन लिए जा सकते हैं, ये सब क्या कहलाता है? इसी पे रखा गया था। आर्टिकल 17 जो क्या करता है? खत्म करता है इस सिस्टम को। तो हमारा क्या था? पहला कास्ट सिस्टम था। दूसरा हमारा क्या? पैट्रियार्की, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है। पैट्रियार्की और एक होता है मैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स क्या था? मोस्टली तो मोस्टली द सोसाइटी विल फाइंड दैट who have followed the system of the patriarchy, and many of the family you will see that there you will find that the matriarchy today is prevailing। जहाँ पर क्या मैट्रियार्की चलती है। मैट्रियार्की मीन्स दैट वुमेन will be the rulers, and patriarchy means that the where the father domination should be there or male domination should be there। तो पैट्रियार्की मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लोटेशन कहता है टुवर्ड्स वुमेन। मतलब क्या था? जितने प्रकार के, क्योंकि पैट्रियार्की है तो मतलब किस मेल डोमिनेंस होगी, या फैमिली होगी, या सोसाइटी होगी, तो एक्सप्लोटेशन किसका होगा? वुमेन्स का होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा उनके साथ में, हो सकता। चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है उनके साथ में। डॉवरी सिस्टम चलता है। डिनाइल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं दी जाती गर्ल्स वगैरह को। तो ये क्या कहलाता है? हमारा डिनाइल, ये हमारा क्या कहलाएगा? पूरी तरह से पैट्रियार्की कहलाता है। फिर हमारा क्या होता है? जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है वो कम्युनिज्म। क्या स्टार्ट होता है? कम्युनिज्म। मतलब ये क्या होता है? सम कंट्रीज ट्राई टू कहते हैं कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। बहुत सारे, मैंने क्या बताया था पहले, मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, कि बहुत सी स्मॉल जो कंट्रियां होती हैं वो क्या करती हैं? बड़ी कंट्री, यानी जो बड़ी कंट्रियां होती हैं वो छोटी कंट्री पे क्या करती हैं? अटैक कर लेती हैं, उनको अपने अंडर में ले लेती हैं। जिससे किसकी शुरुआत हो जाती है? कम्युनिज्म की शुरुआत हो जाती है। जैसे चाइना, चाइना क्या करता है? वो इसी पॉलिसी पे चलता है। वो क्या करता है? इसी पॉलिसी के थ्रू अब क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है। तो सम कंट्रीज ट्राई टू कहता है कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज फॉर गेटिंग कहता है नेचुरल रिसोर्सेज, बट नाउ इट इज कहता है एंडेड। लेकिन अब ये क्या खत्म हो चुका है। लेकिन कहने के लिए खत्म है, लेकिन ये खत्म नहीं होता। जैसे अमेरिका ने भी क्या कर दिया? बहुत सारी कंट्रियों पर अटैक कर करके उनके का रिसोर्सेज को यूज कर रहा। बट नाउ देर इज कहते हैं न्यू फेस ऑफ कहते हैं कम्युनिज्म। इट्स कॉल्ड कहता है ग्लोबलाइजेशन। अब क्या है? एक नई तरह का कम्युनिज्म निकल कर आता है, जो क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कैसे ग्लोबलाइजेशन कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हम क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बहुत सारी कंट्रियां क्या करती हैं? दूसरे पर अटैक रूल करती हैं। ग्लोबलाइजेशन, जैसे आज चाइना की बात करेंगे, तो चाइना ने क्या कर दिया? अपनी मार्केट को हर देश पर बना रखा है। कैसे? क्योंकि वो इतना सस्ता प्रोडक्ट लेकर के आता है।
तो किसी न किसी तरह से आज वर्ल्ड जो छोटे छोटे देश हैं वो किसी न किसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आने का मतलब क्या, ये नहीं कि वो डेवलप कर चुके हैं, मतलब दूसरे कंट्रियों ने बिजनेस के थ्रू क्या कर रखा है, इन कंट्रियों पर पहुंच बना चुकी है। आज अगर कोई व्यक्ति ब्रश तक कर रहा है तो किसका इस्तेमाल कर रहा होगा, तो चाइना का ब्रश, टूथपेस्ट, हर चीज हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना का कर रहे हैं। तो हम लोग किसी यानी बाउंड हो चुके हैं इनकी इस्तेमाल करने के लिए चीज़ों को। तो क्या हो गया, वो किसी न किसी तरह से हम लोग गुलाम हो चुके हैं। आज हम क्या करते हैं, मैं अगर वीडियो भी बना रहा हूँ या मैं क्या किसी भी मोबाइल में यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या कोई इंडियन कंपनी है यहाँ पे, नहीं है। उससे कौन सी, कोई यूएसए की कंपनी है, कोई चाइना की कंपनी है, कोई अदर कंट्री है, कोई कोरिया की कंपनी है। हम कोई भी अपने ऐप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है, आज हम अगर यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रकार से अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम फेसबुक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है, एक प्रकार का क्या है, किसी न किसी तरह से हम बाउंड है, और हम मोबाइल में इतनी तरह से घुस चुके हैं कि आज क्या है, हमारा हर एक सिस्टम क्या है, मोबाइल में फीड है, मेल वगैरह क्या है, सब कुछ हम लोग मोबाइल में है। तो जिस दिन किसी भी देश ने चाहा तो हमें क्या कर सकता है, रोड पर ले आएगा। जिस दिन किसी भी देश ने ऐसा चाहा कि अगर हुआ, क्योंकि अगला जो युद्ध होगा वो क्या है, डिजिटल वार होगा। ये वार आमने सामने की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, वो कैसी लड़ाई होगी, डिजिटल वार होगी। अभी देखा होगा कैसे इसराइल ने कैसे मोबाइल पे यानी कि विस्फोट करा करके वहां पर क्या करके तहलका मचा दिया। तो इस तरह भी होता है। तो ये क्या हमारा कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भी कंट्रियां क्या करती हैं, एक देश पर अटैक करके उससे अपना गुलाम बना लेती हैं। तो ये हमारा क्या था, कुछ पॉइंट थे ग्लोबलाइजेशन से रिगार्डिंग। अभी तक हम ये स्ट्रक्चर बैलेंस की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर बैलेंस से हमने क्या क्या देखा था, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात की थी, जिनमें से हमारा क्या था, पहला कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम के विषय में देखा था, कैसे आर्टिकल नंबर 17 उसको एबॉलिश करता है। फिर पैट्रियार्की देखी थी, कैसे मेल सोसाइटी डोमिनेटेड इन फीमेल। एंड थर्ड हमारा क्या था, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो हमने देखा था, कैसे पहले कंट्रियां क्या करती थी, बिजनेस के नाम पर दूसरे देश पर अटैक कर लेती थी। लेकिन अब न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो ही इसी का रूप लेकर के आया हुआ, जो क्या करता है, वो दूसरे देशों पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है। देखा भी था कैसे, हमने किसका एग्जांपल लिया था, यूट्यूब वगैरह का एग्जांपल दिया था, और भी कई सारी कंपनियों का एग्जांपल दिया था, जिससे क्या कर सकते हो, उस देश पर आसानी से कैप्चर कर लेते हैं एमएनसी के थ्रू। फिर हमारा जो फोर्थ है वो क्या है, रेसिज्म। रेसिज्म जो स्पेशली आपने क्लास 9th में जो चैप्टर पढ़ा होगा, नेशनल मंडेला वाला। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ गया था, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। वहाँ पर कलर के बेस पर क्या किया जा रहा था, डिफरेंसेस किए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी रेसिज्म कहते हैं, वन रेसिस ग्रुप कहते हैं हॉन्टेड बाय, कहते हैं एक्सप्लोइटिंग अनदर रेसिस। तो क्या करता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर यानी कि रेसिस्ट, वो क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते हैं, जिससे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी पे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड कहता है स्लेवरी सिस्टम इन यूएसए। और क्या था, जिस तरह स्लेवरी सिस्टम चल रहा था यूएसए में, ये सब किसके एग्जाम्पल आते हैं, रेसिज्म के एग्जाम्पल आते हैं। जिससे क्या होता है, वो देश सफर करता है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा। कम्युनिज्म क्या था, कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, डिफरेंस कहते हैं, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स लीड्स टू कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कहते हैं मोस्ट विक्टिम, कहते हैं कैंसर माइनॉरिटी, जिसमें से बहुत से ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं, जो सफ़र करते हैं वो माइनॉरिटी से आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा सफ़र होते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था, द फर्स्ट सत्याग्रह कहते हैं चंपारण बिहार, October 2 कहते हैं सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अहिंसा डे। होता क्या था, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, चंपारण मूवमेंट अपने किया था 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपना फर्स्ट सत्याग्रह किया, कह सकते हैं पहला मूवमेंट जो महात्मा गांधी का होता है वो कौन सा होता है, चंपारण होता है। उन चंपारण पड़ता कहाँ है, हमारा बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, तो उसी के रूप में किसे मनाया जाता है, अहिंसा डे के रूप में, इंटरनेशनल अहिंसा डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा। फिर गांधी जी डिमांड फॉर द कहता है अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड पीस। महात्मा गांधी किसकी डिमांड की थी, अहिंसा की डिमांड करते कि हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें हिंसा होना ही चाहिए किसी भी तरह से। हमें पीस को मेंटेन करना है किसी भी तरह सोसाइटी में। नॉन वायलेंस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आगे लेकर के कोशिश करते हैं हमें पीस को मेंटेन कर सके। एंड एंड कहता है मीन्स और कहता है इंपॉर्टेंट। ये क्या करते हैं, जो एंड मीन्स और इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। एंड मीन्स कहता है शुड करेक्टेड वे। जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, एक करेक्ट वे पे होनी चाहिए। बाय अहिंसा गांधी मीन्स नो वन कहता है इंजर्ड बाय, कहता है वर्ड्स आर डीड्स। किसी को भी यानी गांधी के अकॉर्डिंग क्या था, हमें किसी भी तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे अपने एक्शन के द्वारा हो चाहे अपने वर्ड्स के द्वारा हो।
हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी तरह से। हिज मोस्ट कहता है फेमस स्ट्रगल वे आर अहिंसा, वो किसको फॉलो करते थे, अहिंसा को लेकर के चलते थे, नॉन वायलेंस को चाहते थे। सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस, इन सब की वो बात करते थे। पीस एंड गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पीस एंड गवर्नमेंट यानी स्टेट की बात। गवर्नमेंट कहता है ऑर्गेनाइज फॉर कहता है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन स्टेट। जो गवर्नमेंट का काम है वो क्या करना है, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है इन सोसाइटी में। तो इसके लिए वो क्या करती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पीस को मेंटेन करने के लिए वो अपने लिए क्या करती है, आर्मी बना करके रखती है, वेपन्स वगैरह बना लेकर के रखती है कि जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यही सब चीज़ें क्या करती हैं, अपनी यानी कि दूसरी चीज़ों को लीड कर देती हैं, ये वार को ले जाती हैं। ये किसको लीड कर देती हैं, वार को लीड कर देती हैं। होती है अपनी सिक्योरिटी के लिए ही होती हैं, लेकिन ये अपनी पीस के लिए होती है, लेकिन यही क्या करती हैं, आगे जाकर वार को प्रोत्साहित कर देती हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कहता है प्रोटेक्शन फॉर देयर लाइफ लिबर्टी एंड राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसको, देयर उनके अपने लोगों की लाइफ को, लिबर्टी को एंड राइट्स को, जो उनकी राइट्स होते हैं इसके थ्रू। डेमोक्रेसी इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, देन कहता है डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों की सिक्योरिटी एंड राइट्स को क्या करती है, इंश्योर करती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, जो डिक्टेटरशिप में नहीं मिलती है हमें देखने को। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे, आप कहते हैं मेंटेन पीस। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक सबसे बेस्ट वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीस को मेंटेन कर सकते हैं। फिर परस्यूट ऑफ द पीस कहता है थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस। अब परस्यूट ऑफ पीस डिफरेंट अप्रोचेस क्या है, तो इसमें क्या होता है, गिव इम्पोर्टेंस टू नेशनल स्टेट, हमें किसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, नेशन स्टेट को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो हिंस द इंटर डिपेंडेंस बिटवीन नेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेशन एक दूसरे पर डिपेंड है उनको हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। टू ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल ऑर्डर कम्युनिटी ऑफ द नेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जिससे क्या कर सके, हम पर पीस को परस्यूट कर सके, जिसे हम यूएनओ कहते हैं। तो ये क्या था हमारा परस्यूट ऑफ द पीस, यानी कि पीस थ्रू कहते हैं डिफरेंट अप्रोचेस था। फिर कहते हैं गिव इम्पोर्टेंस टू कहते हैं नेशन स्टेट, और हमें क्या करना पड़ेगा, नेशन स्टेट को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। टू रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन वाइल देयर इज कहता है ऑर्गेनाइज पीस, हमें क्या करना पड़ेगा, हर स्टेट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसकी सॉवरेनिटी की हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और सोवरेन कहते किसे हैं, जो कंट्री इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री है उसी सोवरेनिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कहता है डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्री, इसकी बेस पर किसी तरह से डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए कि डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप है, डेवलप्ड है, इस बेस की कभी भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पीस को मेंटेन कर सकते हैं। फिर द कंपटीशन बिटवीन कहते हैं अमंग द स्टेट, फिर कहता है आउटसाइड द रियलिटी, और क्या कंपटीशन लेकर के आना पड़ेगा, बिटवीन द कहता है अमंग द स्टेट, फिर कहता है आउटसाइड द रियलिटी। हमें क्या करना, कंपटीशन भी लाना की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकें, इस चीज़ को सब कुछ मैनेज कर सकें आसानी से। तो इस तरह क्या था हमारा चैप्टर पीस था, जिसने हमने क्या देखा था, कैसे पीस को मेंटेन करने के लिए वार की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वार के साथ साथ हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर वगैरह कि इन्होंने अपने देश के लिए बिना वार के भी क्या किया था, पीस को मेंटेन किया था। कार्ल मार्क्स की थ्योरी दी थी, जो हमने क्लास स्ट्रगल की थी थ्योरी दी थी उन्होंने। फिर हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर वायलेंस देखा था। स्ट्रक्चर वायलेंस में कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, कम्युनिज्म, रेसिज्म, कम्युनिज्म, महात्मा गांधी, ये सब हमारे थे इस पे। फिर हमने महात्मा गांधी के मीन्स को देखा था, फिर पीस एंड गवर्नमेंट की बात की थी, फिर परस्यूट ऑफ पीस थ्रू द डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखा था। फिर हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, गिव इम्पोर्टेंस टू द नेशन स्टेट। तो इस तरह हमारा चैप्टर क्या होता है, यहाँ से खत्म होता है। थैंक यू।